पहले आप ये क्लिप देखिए। How many people live in Iran, by the way? I don't know the population. You don't know the population of the country you seek to topple? About Okay, what's the ethnic mix of Iran? They are Persians and What percent? predominantly Shia. Okay, No, this is no, cute. it's not Okay. even. You don't know anything about Iran. You're a Who senator says- who's calling Hey, for the you're the one who overthrow of the claims- government, you're the and one you who don't know anything claims- about the country. इस क्लिप में आपने जिस अमेरिकन को इजराइल के सपोर्ट में बोलते हुए देखा वो और कोई नहीं बल्कि यूएसए का जूनियर सेनेटर टेड क्रूज है। और उससे भी ज्यादा शॉकिंग बात यह है कि अमेरिका का हर पॉलिटिशियन यही सेम चीज कर रहा है, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो या उसकी ओपोजिशन पार्टी हो या फिर मीडिया। लिटरली एवरीवन हैड बिकम द पपेट ऑफ इजराइल। Who do you care about more, the American people or Israel? The American people or Israel, sir? Who do you care about more, the American people or Israel? No answer? Who do you care about more, the American people or Israel? American people or Israel, sir? Who do you care about more, the American people or Israel? No answer? तो यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे इजराइल जैसा छोटा सा देश अमेरिका जैसी सुपर पावर कंट्री को कंट्रोल कर पा रहा है। जानेंगे आज के इस वीडियो में। देखिए, अगर आपने इजराइल की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो आपको पता होगा कि भैया जूज हमेशा से इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे। इनफैक्ट 90s के टाइम में तो जूज की हालत इतनी ख़राब थी कि उन्हें दुनिया के हर कोने से भगाया जा रहा था, चाहे वो फ्रांस हो, स्पेन हो, इंग्लैंड हो, फ्रॉम एवरीवेयर। और वहीं आज की सिचुएशन इसके बिल्कुल अपोजिट है। तो आखिर इजराइल का ये क्रेजी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कैसे? चलिए शुरू से शुरू करते हैं। ये बात है साल 1933 की, जब हिटलर पावर में आया एज ए चांसलर ऑफ जर्मनी। और हिटलर ने आते ही सबसे पहले अपनी जनता के सामने, जर्मनी के सामने जो आइडियोलॉजी रखी वो बहुत ही साफ थी, दैट ज्यूज वर द एनिमी। इन्होंने हमें वर्ल्ड वॉर 1 हरवाया एंड दीज आर बेसिकली एंटी क्राइस्ट। ये एक बहुत ही पुरानी आइडियोलॉजी थी। ऐसा नहीं है कि हिटलर ने इसको इन्वेंट किया, लेकिन हिटलर ने इसको इस तरीके से यूज किया, इस तरीके से एक प्रोपोगेंडा फैलाया कि जर्मनी की जनता के बीच में जो जूज को लेकर हेट थी वो पहले से कई ज़्यादा बढ़ गई। और इसका नतीजा 1941 का होलोकास्ट। इनफैक्ट जूज के लिए जर्मनी में हेट रेट इतनी ज़्यादा थी कि जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद जूज वापस जर्मनी में आए तब उन्हें उनकी प्रॉपर्टी, उनके पैलेस में एंटर तक नहीं करने दिया। और जब इनको किसी भी कंट्री ने एक्सेप्ट नहीं किया तो इनको वापस जाना ही पड़ा। कहाँ जाना पड़ा? इनकी एंशिएंट लैंड इजराइल को। जब जूज ने 1897 में अपना ये इमिग्रेशन स्टार्ट किया तो ये उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि उस वक्त पैलेस्टीन में 90% पॉपुलेशन अरब्स की थी। अब जूज का ये इमिग्रेशन इतना जल्दी हो रहा था, स्पेशली आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, कि वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स होना स्टार्ट हो गए। और केवल कुछ ही सालों के अंदर इजराइल और अरब्स का ये कॉन्फ्लिक्ट एक प्रॉपर वॉर में कन्वर्ट हो गया। लेकिन इस बार जूस कमज़ोर नहीं थे, उन्होंने लड़ा वहाँ के लोगों से, वहाँ की आर्मी से। इन्होंने वॉर लड़ी ईरान से, सीरिया से, इजिप्ट से, एंड फाइनली इन 1948 इजराइल गॉट इंडिपेंडेंस। और इजराइल की इंडिपेंडेंस के बाद अमेरिका वो पहला देश था जिसने इस चीज़ को रिकॉग्नाइज किया दैट इजराइल इज एन इंडिपेंडेंट कंट्री नाउ। और अमेरिका का इजराइल को सपोर्ट करने का रीज़न केवल जूज को लेकर सिंपैथी थी तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि इसका मेन रीजन था इजराइल के थ्रू पूरे मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करना। अब आप सोच रहे होंगे कि इस तरीके से तो अमेरिका इजराइल को कंट्रोल कर रहा है, तो फिर इजराइल कंट्रोलिंग अमेरिका वाला नैरेटिव कहाँ से आया? बस थोड़ी देर रुकिए, पता चलेगा आपको। अब शुरुआती दिनों में अमेरिका का इजराइल के साथ बॉन्ड बनाना काफी आसान रहा, क्योंकि वहाँ के क्रिश्चियंस, स्पेशली एंजेलिकल क्रिश्चियंस का ये मानना था कि जूज जो है वो गॉड चोजन पीपल हैं और उनका अपनी होली लैंड इजराइल पर वापस आना एक डेस्टिनी थी। और क्रिश्चियंस की जूज को लेकर फेथ इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि उनका मानना था कि अमेरिका का इजराइल को सपोर्ट करना कोई ऑप्शन नहीं बल्कि एक मोरल ड्यूटी है। Gave them that land, they own that land. और ये फेथ ही वो पहली चीज थी जिसने अमेरिका के हाथ से कंट्रोल लेके इजराइल के हाथ में दे दिया, क्योंकि अब अमेरिकन पॉलिटिशियंस का इजराइल को सपोर्ट करना उनकी चॉइस नहीं बल्कि उनकी मजबूरी बन चुकी थी। So I just had a frank and constructive meeting with Prime Minister Netanyahu. I told him that I will always ensure that Israel is able to defend itself, including from Iran and Iran-backed militias such as Hamas and Hezbollah. अब यहाँ पर केवल फेथ के बेसिस पे अमेरिका जैसे सुपर पावर को कंट्रोल कर लेना काफी मुश्किल लगता है। सो हियर कम्स इजराइल सेकंड स्ट्रेटेजी, द कंट्रोल ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन अपने आप में कितनी पावरफुल चीज़ है ये आप इसी बात से समझ सकते हैं कि रशिया और चाइना जैसी कम्युनिस्ट कंट्रीज अपने लोगों पर इतने सालों तक एज ए डिक्टेटर क्यों रूल कर पा रही हैं, बिकॉज दे नो
हाउ टू कंट्रोल इंफॉर्मेशन। अब इस इंफॉर्मेशन को बेस लेवल से कंट्रोल करने के लिए सोचो इजराइल ने क्या किया होगा। कंट्रोल यंग ब्रेन्स, कंट्रोल कार्टून्स, कंट्रोल मूवी। जैसे कि आप उनके सुपर बुक कार्टून का एग्जांपल ले लो, जिसमें दिखाया जाता है कि कैसे इजराइल जूज की होली लैंड थी और कैसे अरब्स ने उन्हें परसिक्यूट करके वहां से निकाल दिया था। जैसे कि इनके प्रिंस ऑफ इजिप्ट कार्टून की एक क्लिप ही देख लीजिए। The work was hard and sweet, for it was to protect their own city, their houses, and the great and holy Jewish temple. अब इसके बाद जो सेकंड फेज आती है वो है अडल्ट ब्रेन को कंट्रोल करना। अब ये करना इजराइल के लिए कितना आसान है ये आप इसी बात से समझ सकते हैं कि अमेरिका की टॉप यूनिवर्सिटीज में 20% हिस्ट्री प्रोफेसर्स इजराइल के हैं। इनफैक्ट एक रिपोर्ट में सामने आया है कि काफी सारे इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग दीज बिग नेम्स ऑन योर स्क्रीन पोस्ट प्रो इजराइल कंटेंट, प्रो इजराइल आर्टिकल्स। उसके बाद जो थर्ड फेज आता है वो है ग्लोबल कंट्रोल ऑफ इंफॉर्मेशन, और वो मेथड है हॉलीवुड मूवी, जो कि वर्ल्ड के 195 प्लस कंट्रीज में ऑपरेट होती हैं। और उससे भी ज्यादा शॉकिंग बात दैट 59% ऑफ राइटर्स एंड डायरेक्टर्स इन हॉलीवुड आर ज्यूज। ओनर ऑफ टॉप 4 फिल्म प्रोडक्शन कंपनीज आर ऑल्सो ज्यूज। और अगर आपको लगता है कि हॉलीवुड में ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं, तो चलो कुछ मूवीज की बात कर ली जाए। जैसे कि 1960 में आई एक्सोडस मूवी, जिसके अंदर जूज के स्ट्रगल को बहुत ही ज्यादा ग्लोरीफाई करके प्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद आई 2005 की म्यूनिक, जिसके अंदर दिखाया जाता है कि कैसे पैलेस्टीनियन टेररिस्ट म्यूनिक में गए जूज प्लेयर्स को मार देते हैं। और उसके बाद ऑस्कर विनिंग शिंडलर लिस्ट को तो कैसे ही भूल सकते हैं, जिसके अंदर वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम में होलोकास्ट को ग्लोरीफाई किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि इजराइल ने कितना स्मार्टली और स्ट्रेटेजिकली इंफॉर्मेशन को कंट्रोल किया। और अगर फिर भी कोई इससे बच जाए तो यहाँ आती है इजराइल की थर्ड मोस्ट पावरफुल स्ट्रेटेजी, लॉबिंग। जिन्होंने ये वर्ड पहली बार सुना है उन्हें मैं बता दूं कि लॉबिंग अमेरिकन पॉलिटिक्स का एक ऐसा तरीका है जिसके थ्रू आप डोनेशन से अमेरिकन लोग को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, एंड इट्स कम्प्लीटली लीगल। तो यहाँ से तुम समझ सकते हो कि इजराइल किस लेवल पर अमेरिकन पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस कर सकता है और कर रहा है। अब ऐसे ही एक प्रो इजरायली लॉबिंग ग्रुप का नाम है AIPAC। अब इसका काम क्या होता है? अमेरिका और इजराइल के रिलेशंस को बेटर करना। अब इन लॉबिंग ग्रुप्स का एक दूसरा काम भी होता है जो कि है सुपर PAC फाइंड करना। सुपर PAC वो इंसान होता है जिसके पास अंधा पैसा, बिलियनियर। वो क्या करेगा? वो इलेक्शंस को फंड करेगा, डायरेक्टली नहीं, एड्स के थ्रू, कैंपेन्स के थ्रू, रैलीज के थ्रू, जैसे कि एलोन मस्क। अब एलोन मस्क जैसे सुपर PAC इलेक्शन के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप इसी सिचुएशन से समझ सकते हैं कि अगर 2024 में एलोन मस्क ने ट्रम्प को सपोर्ट नहीं किया होता तो क्या ट्रम्प 2024 का इलेक्शन जीतता? नहीं ना। तो यही पावर है लॉबिंग की, और इसी लॉबिंग की पावर को इजराइल बहुत अच्छे से यूज करना जानता है, जिसके थ्रू वो अमेरिकन इलेक्शंस को डायरेक्टली कंट्रोल करता है एंड ओवरऑल पूरे अमेरिका को कंट्रोल करता है। तो ये थी इजराइल की फुल स्टोरी। क्या सीखा तुमने इससे? चलो मैं बता देता हूँ कि मैंने क्या सीखा। वो है इनकी यूनिटी और नेशनलिज्म। 90s के टाइम पे सिर्फ एक मोमेंट किया था इन्होंने, द जोहिनिस्ट मोमेंट, और इस मोमेंट के बाद जो इनके अंदर यूनिटी आई, जो देशभक्ति आई, वो आज तक नहीं टूटी। और इसके ठीक उल्टा है हमारा देश भारत। सुनने में कड़वा लगेगा लेकिन भाई सच यही है। इनफैक्ट आज के टाइम पे तो ट्रेंड बना हुआ है अपने खुद के देश को हेट करने का, कभी सिविक सेंस के मुद्दे पर, कभी क्वालिटी ऑफ लाइफ पर। अरे भाई कोई एक चीज तो अच्छी होगी ना हमारे देश में, जिस पर तुम प्राउड कर सको, जिस पर तुम यूनाइट हो सको, जिस पर तुम बटो नहीं कास्ट के नाम पर, धर्म के नाम पर।